नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक होंगे। चलिए, मैं आज मराठा का जो मैंने पिछली वीडियो में मराठा पार्ट 3 में छोड़ा था उस सेक्शन को मैं पूरा कर रहा हूँ, मराठा पार्ट 4। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है हमारा मराठा पेशवा वाला, ये आपका हमने 1761 पे छोड़ा था और 1761 से 1818 तक लेके आ रहा हूँ मैं, और मराठा पेशवा का मैं सेक्शन ख़त्म कर रहा हूँ। उसके बाद मैं उत्तर मुग़ल की वीडियो पे आऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए आप मेरे साथ। सबसे पहले आपको याद होगा हमने कहाँ छोड़ा था। हमने छोड़ा था, पेशवा थे जिनका नाम था बालाजी बाजीराव, याद होगा आपको। इनका काल था 1740 से 1761। पानीपत का युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ। उसके 4-5 महीने बाद इनकी भी मृत्यु हो जाएगी। अब इनकी मृत्यु हो जाएगी, आप देखिए मराठा जो है पानीपत के युद्ध में लगभग छिन्न भिन्न हो गए हैं पेशवा, और बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है तो बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। तो उनके बाद जो पेशवा बनते हैं उनका नाम है माधवराव। ये उनके लड़के थे, बहुत कम उम्र के थे, अल्पवयस्क थे। माधवराव बनेंगे पेशवा 1761 से 1772 तक। भले ही इनकी उम्र कम थी लेकिन ये योग्यता में किसी से कम नहीं थे, और इनकी देखरेख के लिए इनके एक चाचा होंगे। चाचा का नाम है रघुनाथ राव। रघुनाथ राव खुद पेशवा बनना चाहते थे लेकिन माधवराव को गद्दी पर बैठा दिया गया तो इनकी एक न चली, और यहीं से इनमें गृह संघर्ष शुरू हो जाएगा आपस में। और आप देखेंगे ये गृह संघर्ष ही, जब तक ये एकत्र थे तब तक ये शक्तिशाली थे। जैसे ही इनके बीच में गृह संघर्ष शुरू हो जाएगा तो आप 1818 तक देखेंगे, और फाइनली जो आप कॉन्क्लूज़न निकालेंगे कि क्या कारण है कि अंग्रेज विजयी हो गए, पेशवा पराजित हो गए, तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी होगा कि पेशवाओं में, मराठों में आपसी द्वंद्व शुरू हो जाएंगे, पारिवारिक द्वंद्व गद्दी को लेकर के, जिसकी अंतिम परिणति अंग्रेज़ों की विजय और मराठा शक्ति का सूर्य अस्त हो जाएगा हमेशा के लिए। तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप देखिए, पहले हम सिद्ध करते हैं माधवराव गद्दी पर बैठे, चाचा रघुनाथ राव उनके संरक्षक हैं, तो ये योग्य हैं या नहीं हैं उसको देख लेते हैं। इनके द्वारा किए गए कार्य देखते हैं। देखिए, माधवराव ने 1763 में सबसे पहले निज़ाम को पराजित किया। ठीक है, निज़ाम क्या है? निज़ाम ने कह दिया कि मैं चौथ नहीं दूंगा। उसे लगा कि अब पेशवा कमज़ोर हो गए हैं तो उसने चौथ देने से मना कर दिया। तो माधवराव ने इसे पराजित करा, और इनके बीच में एक संधि होगी जिसका नाम है राक्षस भुवन की संधि। कौन सी संधि है? राक्षस भुवन की संधि। ठीक है, इस संधि का क्या होगा? इस संधि में चौथ देना स्वीकार कर लेगा वो। ठीक बात है। और इस संधि का महत्व क्या है इतिहास में? आप देखिए 1763 में पेशवा और निज़ाम का जो संघर्ष है ये लंबे समय, ये अब हमेशा के लिए समाप्त हो गया। क्या हो गया? हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो इस संधि का महत्व ये है बस। और फाइनली निज़ाम ने माधवराव की पेशवाई को स्वीकार करा, और राक्षस भुवन की संधि द्वारा अब आप देखेंगे कि आगे इनमें संघर्ष नहीं होगा। ठीक होगी बात? चलिए, उसके बाद माधवराव के समय का दूसरा काम मैं बता देता हूँ आपको। इन्होंने 1772 में हैदर अली पर आक्रमण किया, मैसूर पर आक्रमण किया और हैदर अली को पराजित किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ ये दिखाने का प्रयास है कि माधवराव जो हैं मजबूत हैं, कमज़ोर नहीं हैं। ठीक हो गई बात। इनके समय की एक और घटना मैं आपको बता देता हूँ। पेशवा मुगल क्या हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जोड़ना पड़ेगा, फिर मैं आगे चलूँगा। ये आपने देख लिया, दो चीज़ें मैंने आपको बताई। निज़ाम के साथ संधि कौन सी हुई, क्या परिणाम हुआ, और हैदर अली भी पराजित किया है माधवराव ने। देखिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम। देखिए, जरा सा पीछे चलूँ, 1764 में एक युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध।
बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जो है मुगल बादशाह को पराजित कर देंगे, मुगल बादशाह अधीनता मान लेगा। ठीक है, मुगल बादशाह पराजित हो जाएगा। अब इसके बाद एक संधि होगी जिसका नाम होगा 1765 की इलाहाबाद की संधि। ये आपको मैं उत्तर मुगल में डिटेल से पढ़ाऊंगा, तो जरा सा जिक्र कर देता हूं। इस संधि का एक परिणाम क्या होगा, जो मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह ये इलाहाबाद में, दिल्ली से इलाहाबाद आ जाएगा और इलाहाबाद में अंग्रेज के अधीन हो जाएगा, अंग्रेज कंपनी के अधीन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि में मुगल बादशाह जो है बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा और कहाँ रहने लगेगा, वो रहने लगेगा इलाहाबाद में। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा समझाना था, वही मैं समझाता हूँ। ये आपने देख लिया। देखिए पेशवा क्या करेंगे, पेशवा अब मुगल बादशाह इलाहाबाद में है, कहाँ पे है मुगल बादशाह, इलाहाबाद में। महादजी सिंधिया जाएंगे इलाहाबाद, महादजी सिंधिया, कौन, महादजी सिंधिया कहाँ जाएंगे, इलाहाबाद। कब जाएंगे, 1771 में जाएंगे महादजी सिंधिया इलाहाबाद, और मुगल बादशाह को इलाहाबाद से ले आकर के वापस दिल्ली की गद्दी पर बैठाएंगे। ठीक बात है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा देंगे। अब आप देखिए हुआ क्या, अब इलाहाबाद की संधि द्वारा अंग्रेजों के अधीन हो गया था, अंग्रेजों का पेंशनगर बन गया था मुगल बादशाह, उसे महादजी सिंधिया उठाकर दिल्ली गद्दी बिठाते हैं। तो अब मुगल बादशाह पुनः किसके अधीन आ गया, पेशवाओं के अधीन दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप देखिए। तो पेशवा पुनः अपनी शक्ति अर्जित कर रहे हैं। ठीक हो गई बात। तो मैंने आपको माधवराव के समय की बता दी। माधवराव बीमार होंगे और 1772 में अचानक इनकी मृत्यु हो जाएगी, और एक बार जो पेशवाओं का उत्थान हो रहा था वो पुनः रुक जाएगा और ये अब अवसान की ओर चल पड़ेंगे। चलिए यहां से मैं आगे चलता हूं। माधवराव के बाद जो पेशवा बनेंगे उनका नाम होगा नारायण राव। ये 1772 से 74 तक बनेंगे, कोई ऐसा विशेष काम नहीं है। फिर पेशवा बनेंगे माधवराव नारायण राव। नेक्स्ट पेशवा ये बनेंगे 1774 से 1796। ठीक हो गई बात। अब देखिए माधवराव नारायण राव जब पेशवा बनेंगे तो एक परिषद बना दी जाएगी, क्योंकि ये तो कमजोर थे पेशवा। परिषद के अध्यक्ष होंगे नाना फडणवीस। मराठा इतिहास में इनका बहुत नाम है। नाना फडणवीस क्या है, परिषद के अध्यक्ष हैं। अब नाना फडणवीस परिषद के अध्यक्ष हो जाएंगे, सारा कामकाज ये देखेंगे। ये बहुत योग्य थे और ईमानदार थे। ठीक बात है, मराठा इतिहास में बड़ा सम्मान से नाम लिया जाता है इनका। अब इन्होंने माधवराव नारायण राव के पीछे खड़े हो गए नाना फडणवीस। तो अब चाचा रघुनाथ राव की एक ना चली। रघुनाथ राव पेशवा बनना चाह रहा था, हम देख रहे थे। रघुनाथ राव की एक ना चली और रघुनाथ राव को लगा कि तू नाना फडणवीस के सामने कमजोर है, तो यहीं से कुचक्र चलाया रघुनाथ राव ने, और रघुनाथ राव अंग्रेजों की गोद में जाकर बैठ गया, अंग्रेजों के पास गया। अब यहाँ से मैं आपको पुनः बताता हूँ। देखिए हमने पढ़ा, पहले पेशवा बने माधवराव। माधवराव 61 से 72 बने और उनके संरक्षक थे चाचा रघुनाथ राव। रघुनाथ राव संरक्षक भले ही थे, लेकिन रघुनाथ राव जो है स्वयं पेशवाई प्राप्त करना चाहते थे। फिर लेकिन उनकी चल नहीं पा रही थी वहाँ पे। माधवराव की 72 में मृत्यु हुई तो नारायण राव गद्दी पर बैठा। नारायण राव की मृत्यु के बाद माधवराव नारायण राव बैठ गया और पीछे खड़े हो गए नाना फडणवीस। अब नाना फडणवीस खड़े हो गए हैं पीछे, तो अब रघुनाथ राव को लगा तू कब तक इंतजार करेगा और अब तुझे कुछ और प्रयास करना चाहिए, गद्दी प्राप्त करने का संघर्ष है। और ये जा करके अंग्रेजों के पास चला गया और यहीं से अंग्रेजों को मराठा राजनीति में इंटरफेयर करने का मौका मिल गया। मराठा राजनीति में हस्तक्षेप का मौका मिला है अंग्रेजों को, और यहीं से शुरू होता है अंग्रेज मराठा संघर्ष। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं, आप देखते जाइए। हम बात कर रहे हैं पेशवा कौन है हमारा पेशवा है माधवराव नारायण राव, पूरा नाम है इनका।
ठीक बात है। इनका काल होगा 1774 से 96 तक। ठीक है, इनके पीछे कौन खड़े हैं? नाना फडणवीस। ठीक हो गई बात। अब ये वर्सेस रघुनाथ राव प्लस किसके पास गए थे? रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास गए थे। जो रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच संधि होगी उसका नाम होगा सूरत की संधि। ठीक हो गई। ये है सूरत की संधि। किस किस के बीच हुई? अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच। ये क्या हुआ इसमें अंग्रेजों ने कहा ये कलकत्ता में जो कंपनी की सरकार है कलकत्ता सरकार के साथ हुई है। अब यहाँ पे एक दो चीज़ और देख लेते हैं। अंग्रेजों में गवर्नर जनरल कौन है? गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग। ये भी जब गवर्नर जनरल पे आएंगे तब हम देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग क्या है? गवर्नर जनरल हैं। ठीक हो गई बात। तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग है और रघुनाथ राव से संधि हो गई। क्या हुआ? ये तो बनेगा पेशवा। ठीक है, अंग्रेजों को क्या मिलेगा? अंग्रेजों को चाहिए था सालसेट और बेसिन का क्षेत्र। आपको याद होगा सालसेट बेसिन का वो क्षेत्र है जो पुर्तगालियों से बाजीराव प्रथम ने 1639 में जीता था। 1739 में जीता था। हम पीछे बात कर चुके हैं, मैंने कहा था IAS में क्वेश्चन में आया था। देखिए सालसेट और बेसिन के क्षेत्र पर अंग्रेज अधिकार चाहते हैं। तो ये संधि हो गई, इनके बीच गुटबाजी हो गई और अब शुरू होगा प्रथम ओंगल मराठा युद्ध। ठीक है, यही है जिसमें दो पार्टी हैं। ये चलेगा 1775 से 1782 तक, प्रथम ओंगल मराठा युद्ध। अब मैं आपको प्रथम ओंगल मराठा युद्ध समझाता हूं। मैंने आपको उसकी भूमिका बता दी है। रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता है लेकिन नाना फडणवीस का मजबूत नियंत्रण है जिसके आगे रघुनाथ राव की एक नहीं चल रही है। रघुनाथ राव इसी बात से खफा होकर अंग्रेजों की शरण में चला जाएगा। 1775 में अंग्रेजों के साथ संधि हो जाएगी। संधि का नाम होगा सूरत की संधि और सूरत की संधि के द्वारा तय हो जाएगा कि भाई अब एक तरफ एक पार्टी हो जाएगी आपकी रघुनाथ राव और अंग्रेज और दूसरी पार्टी हो जाएगी पेशवा और नाना फडणवीस। और शुरू करते हैं पहला ओंगल मराठा युद्ध। इसे मैं मिटो रहा हूँ। ठीक बात है। देखिए पहला ओंगल मराठा युद्ध, सूरत की संधि हुई नंबर 1 और युद्ध शुरू। 4-5 संधियां हैं जो आपको देख लेनी चाहिए। सूरत की संधि और युद्ध प्रारंभ। जैसे ही गुटबाजी शुरू होती है तो युद्ध के लक्षण दिखने लगते हैं। युद्ध शुरू हुआ, इतने में लंदन में जो अंग्रेजों की कंपनी की सरकार थी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक दूसरी संधि कर ली 1776 में, पुरंदर की संधि। ठीक है, पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई? इंग्लैंड कंपनी प्लस माधवराव नारायण राव। अब आप देखिए, जबकि सूरत की संधि किस किस के बीच हुई थी? सूरत की संधि हुई थी रघुनाथ राव प्लस कलकत्ता गवर्नमेंट, जो अंग्रेजों की कलकत्ता में स्थित गवर्नमेंट है। अब ये तो बड़ा ही अंग्रेजों में भी टकराव दिखा। यहाँ पे अंग्रेजों में टकराव क्या? इंग्लैंड में और कलकत्ता में जो दो सरकारें हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है। चलिए, तो अब यहाँ आप कहेंगे युद्ध तो समाप्ति हो गई जब माधवराव को पेशवा मान लिया इंग्लैंड के साथ। लेकिन आप जानते हैं वॉरेन हेस्टिंग इसे अपना अपमान समझेगा और वो युद्ध प्रारंभ कर देगा। वो युद्ध नहीं रोकेगा और युद्ध होते होते 1700 इस युद्ध में क्या होगा? अंग्रेज कमजोर पड़ जाएंगे, पेशवा हावी हो जाएंगे अंग्रेजों पे और अंग्रेजों को बहुत हानि होगी। तो अंग्रेज 1779 में एक संधि होगी जिसका नाम है बड़गांव की संधि। ठीक हो गई बात। 1779 की बड़गांव की संधि है। ये भी किस किस के बीच होगी? अंग्रेज प्लस माधवराव।
लेकिन वॉरेन हेस्टिंग फिर भी अपना अपमान समझता रहा। एक तरफ तो वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पर संधि कर रहा है और दूसरी तरफ वो अपना अपमान समझता रहा और युद्ध प्रारंभ रखा, और अंत में युद्ध जो है 1782 में सालबाई की संधि से समाप्त होगा। सालबाई की संधि से, ठीक बात है। सालबाई की संधि कौन कराएंगे? महादजी सिंधिया। कई बार पेपर में पूछा गया है कि सालबाई की संधि के निर्माता कौन थे, तो महादजी सिंधिया थे, ठीक बात है। इसमें क्या हुआ अब आप देख लीजिए। इस संधि में पेशवा मान लिया गया माधवराव को, माधवराव पेशवा बने, माधवराव पेशवा बने, और अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ छोड़ दिया। एक बार आप देख लीजिए, मैं दोबारा सालबाई की संधि डिस्कस करता हूँ। सूरत की संधि हो गई 1775 की थी, आप जानते हैं 1775 की, जब रघुनाथ राव अंग्रेजों से मिल जाएगा जाकर, और कलकत्ता गवर्नमेंट इस संधि को ऐप करेगी और तय ये होगा कि रघुनाथ राव को पेशवा बनाएंगे और अंग्रेजों को सालसेट और बेसिन के क्षेत्र मिलेंगे। युद्ध शुरू होगा। युद्ध के बीच में इंग्लैंड की कंपनी एक संधि कर लेगी जिसका नाम पुरंदर की संधि। अब ये संधि माधवराव नारायण राव से कर लेगी, लेकिन अंग्रेजों की स्थिति कमजोर हो रही थी, तो फिर भी वॉरेन हेस्टिंग जो है युद्ध प्रारंभ रखेगा और बड़गांव की संधि होगी अंग्रेज और माधवराव के बीच। और फाइनली पहला ओंगल मराठा युद्ध जो है 1782 की सालबाई की संधि के बीच होगा, जिसमें अंग्रेजों का पक्ष कमजोर रहेगा और मराठा पेशवा हावी रहेंगे। माधवराव को पेशवा स्वीकार कर लिया जाएगा और महादजी सिंधिया के प्रयासों से होगी, और अंग्रेज रघुनाथ राव का साथ छोड़ देंगे। अंग्रेज जो है रघुनाथ राव का साथ छोड़ देंगे। देखिए पेपर में क्वेश्चन आया, मैं आपको बताता हूँ, आईएएस मेंस में भी आया और पेशवा। तो हम बात कर रहे हैं 1782 की संधि, ठीक है। नंबर 1, माधवराव को नारायण राव को पेशवा मान लिया गया। पूरा लंबा नाम है, शॉर्ट में लिखना चाहिए, पेशवा माना, ठीक हो गई जी। अंग्रेजों ने किसका साथ छोड़ दिया? अंग्रेजों ने आपके जो वो थे रघुनाथ राव का साथ छोड़ा, रघुनाथ राव से साथ छोड़ दिया, ठीक हो गई बात। आईएएस में क्वेश्चन आया। देखिए अब ये 1782 की संधि का परिणाम क्या था? पेशवा भी नहीं दबे हैं और अंग्रेज भी नहीं दबे हैं, लेकिन दोनों पक्ष पीछे हट गए हैं, ठीक बात है, पेशवा हावी रहे हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट युद्ध होगा वो लगभग 30 साल बाद होगा। 30 साल बाद सेकंड ओंगल मराठा युद्ध होगा, ठीक बात है। तो जब प्रथम ओंगल मराठा युद्ध का डिस्कशन आता है, मेंस में भी आया, प्री में भी, कि प्रथम ओंगल युद्ध का क्या परिणाम रहा, तो ये रहा 30 साल तक शांति स्थापित हो गई अंग्रेजों के और मराठों के बीच, और इससे ज़्यादा कोई इसका परिणाम नहीं रहा है कि भाई एक पक्ष पराजित हो गया। जब अंग्रेजों को लगेगा कि कमज़ोर होंगे, 30 साल तक वेट करेंगे और ऐसी स्थिति बनेगी कि अंग्रेज अब के दूसरे युद्ध में हावी हो जाएंगे, ठीक हो गई बात। मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट बता दिए हैं पहले ओंगल मराठा युद्ध के। चलिए अब मैं आगे चल रहा हूँ नेक्स्ट पे। देखिए आप जानते हैं माधवराव नारायण राव के पास पेशवा बनेंगे बाजीराव सेकंड, ये बनेंगे 1796 में, और ये 1818 तक रहेंगे। अब इन्हीं के समय होंगे दूसरा ओंगल मराठा युद्ध भी और तीसरा। ये कौन थे? इनके रघुनाथ राव के बेटे। किसके बेटे? रघुनाथ राव के बेटे, पुत्र। तो आप देखिए रघुनाथ राव को तो मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बेटे को मौका मिल गया है। अब यहाँ पर देखिए नाना फडणवीस अभी भी हैं, तो ये नियंत्रण में रहेगा। 1796 से 1800 तक नाना फडणवीस के नियंत्रण में रहेगा। ठीक बात है, लेकिन 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु। अब नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाएगी, मराठा योद्धा, तो इसके ऊपर से नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। अब ये कुचक्र चलेगा, और ये क्या कुचक्र चलेगा? मराठा
सरदारों में संघर्ष कराएगा, सरदारों में आपसी झगड़े करवाने लगेगा। ठीक बात है, आपसी झगड़े करने लगेंगे, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने लगेंगे। इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम होगा इसके विरुद्ध होलकर जो है इसके ऊपर हमला कर देंगे, पेशवा के ऊपर, और पेशवा की गद्दी पूना पर कब्जा कर लेंगे। तो पेशवा जाएगा घबरा। अब पेशवा घबरा जाएगा और पेशवा जान बचाकर भागेगा और सीधा किसकी गोद में जाकर बैठ जाएगा? अंग्रेजों के पास पहुंच जाएगा सीधा पेशवा। और अंग्रेजों को देखिए, इसके पिताजी ने अंग्रेजों का इंटरफेयर करवाया था, आपको याद हो। इस बार बेटा भी वही काम कर रहा है जो पिता ने किया था 1775 में, और लगभग 25-27 साल बाद रघुनाथ राव का लड़का बाजीराव भी कहाँ पहुंच गया? अंग्रेजों की गोद में पहुंच गया। और अंग्रेजों को एक बार फिर से पेशवा आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिला है, और यहीं से भूमिका बनती है दूसरा ओंगल मराठा युद्ध। मैं इसे मिटोता हूं और आता हूं। क्या हुआ? हम बात कर रहे हैं सेकंड अंग्रेज कहूं, ओंगल कहूं, एक ही बात है। मराठा कहूं, पेशवा कहूं, एक ही बात है। युद्ध ये हो रहा है 1803 से 1806 तक। ठीक है, अंग्रेजों के दो पक्ष हैं, वो आप देख लीजिए। इस समय गवर्नर जनरल कौन है? गवर्नर जनरल है वेलेजली। कौन है गवर्नर जनरल? वेलेजली। इनका काल लगभग 1798-99 से 1805 तक रहेगा। ये जाने जाते हैं अपनी सहायक संधि के लिए, वेलेजली। आप कहेंगे सहायक संधि क्या है? अभी मैं सारी बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा, बाद में डिटेल से पढ़ेंगे ही हम जब अंग्रेज पढ़ेंगे। तो अंग्रेज मराठा युद्ध पढ़ रहे हैं हम। आप देखिए, जैसे ही 31 दिसंबर 1802 को एक संधि होती है जिसका नाम है बसीन की संधि। अब आप कहेंगे कौन कौन है? एक तरफ तो है बाजीराव, यही तो गया था अंग्रेजों के पास, बाजीराव सेकंड, और दूसरी तरफ है अंग्रेज। इसी संधि का नाम है बसीन की संधि। इसी संधि के द्वारा अंग्रेजों को पेशवा की राजनीति में हस्तक्षेप का मौका मिलेगा। क्या है संधि में? नंबर 1, पेशवा ने क्या करा? पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया। ठीक हो गई बात। ठीक है, नंबर 2, पूना में रेजिडेंट रखना स्वीकार। रेजिडेंट का मतलब अंग्रेज जो है, जो भी ये संधि स्वीकार करता था, इसे सहायक संधि कहते हैं। तो क्या करते थे? उसकी राजधानी में अपना एक रेजिडेंट रख देते थे, और वो रेजिडेंट इतना इंटरफियर करता था कि भाई अंततः वो राज्य को रेजिडेंट के खिलाफ लड़ना पड़ता था, और वो रेजिडेंट के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो जाती थी, और अंग्रेजों को बहाना मिल जाता था और अंग्रेज उस राज्य को हड़प लेंगे। ये आगे ऐसे प्रोसेस चलेगी। ठीक बात है। तीसरा, निजाम से चौथ का अधिकार त्यागा। चौथ का अधिकार त्याग दिया। आप देखिए, इनके पिताजी ने, इनके पूर्वजों ने कितना युद्ध लड़ा था, इनके पूर्वजों ने निजाम के साथ, तब जाकर के चौथ का अधिकार मिला था, और अब देखिए इसने त्याग दिया है। ठीक बात है। चौथा, विदेश मामले अंग्रेजों को दे दिए। ठीक होगी बात। अब विदेश मामले अंग्रेजों को दे दिए, इसका मतलब ये इनकी सोवनिटी खत्म हो गई है, संप्रभु राज्य समाप्त हो गए हैं। ठीक हो गई बात। ये परिणाम था कि ये बसीन की संधि का। अब बसीन की संधि हो गई, पेशवा ने अधिकार स्वीकार करा है, तो बाद में और कौन है? सिंधिया हैं, होलकर हैं, गायकवाड़ हैं, वो तो नहीं स्वीकार करेंगे, तो अब उनका अंग्रेजों से युद्ध होगा। यही ओंगल मराठा युद्ध का वो है, पूरा का पूरा प्रोसेस है। चलिए मैं आ रहा हूं। ओंगल मराठा युद्ध का सबसे पहले अंग्रेजों से जो टकराव लिया वो लिया भोसलों ने। भोसले वर्सेस अंग्रेज। ठीक है, 17। ठीक है, तो ये हुआ, इसमें भोसले हो गए पराजित और अंग्रेज गए जीत।
और इनके साथ संधि होगी 17 दिसंबर 1803। सुरजी अर्जुन गांव की नहीं, देवगांव की संधि। कौन सी संधि? देवगांव की संधि। वो पूछे देवगांव की संधि किस किस के बीच हुई, तो आप कहेंगे भोसले वर्सेस अंग्रेज। कौन है इस समय देवगांव की संधि करने वाला? वेलेजली है। ठीक है, आपको एक चीज और बता दूं मैं इसकी भूमिका में, मैं फिर आगे चलता हूं। चलिए दूसरा आ रहा हूं, फिर होगा सिंधिया वर्सेस अंग्रेज। अब के सिंधिया पराजित, ये हुई 31 दिसंबर 1803। संधि का नाम क्या है? सुरजी अर्जुन गांव की संधि। ठीक हो गई बात। देखिए आप कहेंगे भोसले जब पराजित हो देवगांव की संधि में क्या हो? देवगांव की संधि में भोसलों ने संरक्षण स्वीकार कर लिया अंग्रेजों का और अपने काफी क्षेत्र अंग्रेजों को दिए। इसने अपना कटक और वर्धा का क्षेत्र, महाराष्ट्र से लेकर कटक तक का उड़ीसा वाला क्षेत्र इसने दिया। फिर सिंधिया, आप कहेंगे सिंधिया ने क्या दिया? तो आप जानते हैं गंगा जमुना के दोआब पर सिंधिया का अधिकार था। सुरजी अर्जुन गांव की संधि द्वारा गंगा यमुना का दोआब सिंधिया ने अंग्रेजों को दे दिया। गंगा यमुना दोआब। ठीक हो गई बात। उसके बाद अंत तक लड़े होलकर, लास्ट तक लड़ते रहे होलकर। ठीक बात है, पेपर में क्वेश्चन आया था वो मैं बताया था। होलकर वर्सेस अंग्रेज। होलकर पराजित होंगे और संधि होगी राजपुर घाट की संधि 1805 की। अब मैं यहां पे बता देता हूं, वेलेजली सारी संधि करके गया था। राजपुर घाट की संधि के समय गवर्नर जनरल बदल जाएंगे, अब आ जाएंगे जॉर्ज वार्लो। तो पेपर में एक बार ये पूछा हुआ था राजपुर घाट की संधि किस गवर्नर जनरल ने की थी, तो जॉर्ज वार्लो ने की थी। और राजपुर घाट से अंग्रेजों को क्या मिला? मालवा क्षेत्र। तो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने कहा था भोसले ने देवगांव की संधि की थी, उसने कटक और वर्धा का क्षेत्र दिया था। और सिंधिया ने सुरजी अर्जुन गांव की संधि की थी, उन्होंने गंगा जमुना का दोआब दिया था। और अब आप देख रहे हैं होलकर राजपुर घाट की संधि हो रही है और मालवा का सारा क्षेत्र अंग्रेजों को मिल रहा है इस संधि के द्वारा। तो आप देख लीजिए अंग्रेजों का कैसे होल्ड स्थापित हो रहा है और ये दूसरा ओंगल मराठा युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसका एक बिंदु था जो मैं आपको बताया था, अगर आपसे कहे कि सेकंड अंग्रेज मराठा युद्ध के कारण क्या थे? मराठा युद्ध, ठीक है, हमने पढ़ा ये हुआ 1803 से 1806। तो हम कहें इसके कारण क्या है? पहले तो मैंने एक कह दिया मराठा आंतरिक संघर्ष। ठीक बात है, एक दो पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है फ्रांस का भय, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी प्रभाव। आप कहेंगे फ्रांस का भय क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए फ्रांस में इस समय नेपोलियन है। नेपोलियन लगभग 1799 से 1815 तक यूरोप का इतिहास नेपोलियन का इतिहास है। ठीक बात है। और नेपोलियन फ्रांस का शासक है। फ्रांस और नेपोलियन का भारत पर आक्रमण करने का प्रयास हो रहा है। भारत पर आक्रमण, अंग्रेजों को लग रहा है कि कहीं अंग्रेजों की यूरोप में फ्रांस के साथ ठनी हुई थी, कहीं नेपोलियन भी ना आ जाए और नेपोलियन ने अगर बाहर से आक्रमण कर दिया और ये आंतरिक राज्य जो है मराठा है, टीपू है, ये अगर अंदर से भड़क गए तो अंग्रेजों को दो तरफा लड़ना पड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो वेलेजली ने क्या करा? वेलेजली ने कहा कि मैं सहायक संधि करता हूं। ठीक बात है। सहायक संधि का अब सेंस क्या है? सहायक संधि का सेंस है कि जितने भी भारतीय राज्य हैं उनको अपने ऊपर निर्भर कर दो और जो सहायक संधि नहीं माने उससे युद्ध करके उसे खत्म कर दो। यही सहायक संधि का था। बाकी वेलेजली जब पढ़ाऊंगा तो आपको इसके सारे पॉइंट बिंदुवार आपको सारी चीजें बताऊंगा, सारे पॉइंट बताऊंगा। ठीक हो गई बात। चलिए देखिए, बाजीराव सेकंड है, अंग्रेजों की गिरफ्त में है, ठीक है, लेकिन ये भी परेशान हो गया धीरे धीरे। तो मैं आपको एक बता देता हूं, अब गवर्नर जनरल आ गए हैं जिनका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग।
इनका काल होगा 1813 से 23, ठीक है। इनके समय ही होगा तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध, अंग्रेज मराठा युद्ध तीसरा कब होगा? 1816 से 1818, ठीक बात है। तो यहाँ पर हेस्टिंग क्या करेगा? हेस्टिंग पिंडारियों का दमन करेगा, पिंडारियों का दमन। आप कहेंगे पिंडारी कौन? पिंडारी लूटपाट करने वाले लोग थे जो रास्ते में आते आते लोगों को लूटा करते थे, जिससे व्यापार वाणिज्य प्रभावित हो रहा था। तो हेस्टिंग ने एक विशेष अभियान चलाया पिंडारियों के विरुद्ध। अब पिंडारियों के पीछे कौन खड़ा था महाराष्ट्र में? पिंडारियों के पीछे खड़े थे मराठा पेशवा। तो पिंडारियों का दमन करते करते ये तीसरा ओंगल मराठा युद्ध ही बन जाएगा, ठीक हो गई बात। तो यही भूमिका है इसकी, तीसरे ओंगल मराठा युद्ध की। और क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले नागपुर के भोसले पराजित हुए। सबसे पहले कौन पराजित हुए? नागपुर के भोसले 1816 में। उसके बाद पेशवा, पेशवा कहाँ है? पूना में, ठीक हो गई बात। उसके बाद ग्वालियर के सिंधिया, 1817 और 1817। और लास्ट में होंगे होलकर 1818। ये एक एक करके पराजित हो जाएंगे और संधिया कर लेंगे। अब संधिया कौन सी होगी? देखो भोसले कहाँ के हैं? नागपुर के। तो ये संधि का नाम है नागपुर की संधि, ठीक हो गई बात। पेशवा कहाँ के हैं? पूना के। तो इस संधि का नाम है पूना की संधि। ये सब अंग्रेजों की गिरफ्त में जा रहे हैं। ग्वालियर, सिंधिया कहाँ के हैं? ग्वालियर के। तो ये संधि का नाम क्या होगा? ग्वालियर की संधि। और होलकर क्या है? होलकर के साथ जो संधि होगी उसका नाम होगा मंदसौर की संधि। इस प्रकार से अंग्रेजों के समक्ष जो पेशवा चुनौती थी वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अंग्रेज क्या करेंगे? जो आपके पेशवा होंगे बाजीराव द्वितीय, इन्हें युद्ध के बाद कानपुर के पास जगह होगी बिठूर। कानपुर के पास एक जगह होगी जिसका नाम होगा बिठूर। बिठूर में पेंशन घर बना देंगे अपना, ठीक है, कि आप बिठूर में रहिए और आपको पेंशन मिलती रहेगी। और ख़त्म हो गया हमेशा के लिए चुनौती। फिर यहाँ पर क्या करेंगे? सतारा में दूसरा काम क्या करेंगे? सतारा में शिवाजी के वंशज को ढूंढेंगे। शिवाजी के वंशज प्रताप को बिठा देंगे, बस नाम मात्र के लिए, ठीक है ना। बस ये दिखा देंगे कि भाई हम हड़प नहीं रहे, क्योंकि कंपनी को भी कहीं ना कहीं इंग्लैंड में जवाब देना पड़ता था। तो सतारा में शिवाजी के वंशज प्रताप को बिठा दिया, लेकिन आंख नाक मुंह सब काट दिया। आप ये समझ लीजिए कि एक डमी रूप में शासक बनाया गया है। वास्तविक कंट्रोल अंग्रेजों के पास है सारा का सारा, जिससे ये भी ना लगे कि हम राज्य हड़प रहे हैं, और अपने ये ऐसा भी ना हो कि ये शक्तिशाली हो जाएं कि नियंत्रण रहे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कानपुर के पास बिठूर में पेंशनर बन जाएंगे। बाद में इन्हीं के लड़के होंगे जो 1857 में कानपुर से विद्रोह करेंगे, जिन्हें आप नाना साहब के नाम से जानेंगे, क्योंकि कानपुर के पास बिठूर में बाजीराव द्वितीय के एक गोद लिए हुए पुत्र हैं। तो उनकी बात मैं 1857 के विद्रोह में करूंगा। इस प्रकार से मेरा ये सेक्शन पूरा हुआ, आप देख लीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से 4-5 संधियाँ ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बाकी कुछ समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक हो की बात। चलिए, तो अपना ध्यान रखिएगा। मैंने लगभग सारा करा दिया है। थैंक यू।